नमस्कार। एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार की इस विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, संवाद आपका बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, जहां हम पूछते हैं आपसे संबंधित सवाल, समाज से संबंधित सवाल, और जिसका उत्तर हम जानते हैं आपके बीच उपस्थित हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे टॉपिक जो विषय है वो पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि पर्यावरण की पूर्व संध्या पर आज हमारे विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित है। जी हाँ, हमारे बीच पर्यावरण से संबंधित तमाम समस्याएं एवं उनके उलझन, आपके उपाय कि कैसे पर्यावरण को बैलेंस रखें, हम उसको संतुलित रखें। इसलिए हमारे बीच उपस्थित हैं सचिन मिश्रा जी, जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हैं। सचिन मिश्रा जी, स्वागत है आपका इस संवाद कार्यक्रम में, जहां हम पूछेंगे तमाम सवाल, जहां दर्शकों के सवाल और अपने बहुत सारे ऐसे सवाल जो पर्यावरण से संबंधित हो। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमएस मीडिया, जो इनका एक कार्यक्रम जो लगातार मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन, जो संवाद का जो ये विषय इन्होंने रखा है, अलग अलग डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स, तो मैं आपको बहुत बहुत आपका वंदन करता हूँ। आप ऐसे चीज़ों को जब आप जनता के बीच में लेके आते हैं तो वाकई में लोगों को जागरूक करता है। जैसा कि बड़ा विशेष दिन भी है, पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोग आज मुखातिब हो रहे हैं, और धर्मेंद्र जी के विशेष प्रश्नों के इस बौछार से मैं, जो मुझसे हो सकता है, जो मेरी जानकारी जितनी है वो मैं अपने दर्शकों के साथ में साझा जरूर करूंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं सचिन मैं मिश्रा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक अपना परिचय दें। जी। जी, मैं सचिन मिश्रा, मैं पर्यावरणविद, और विगत 17 वर्षों से मैं कचरा प्रबंधन पे कार्य कर रहा हूँ। और तमाम से सामाजिक संगठनों में कुछ दायित्व जो हमें मिला है उसका मैं ईमानदारी से अपने सामाजिक तरीकों से मैं उसको निर्वहन कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं रोटरी क्लब वाराणसी उदय का अध्यक्ष भी हूँ, चार्टर अध्यक्ष रहा हूँ, और युवा भारती का भी एक अध्यक्ष दक्षिण भाग काशी का भी मैं दायित्व है। और तमाम से ऐसे पर्यावरण के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं जो कार्यरत है, मैं उसकी जो भी सेवाएं हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं या जो मुझसे हो पाता है, मैं समाज के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार करता हूँ। बस यही छोटा सा मेरा परिचय है। बहुत सुंदर आपने परिचय दिया। जो आज पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पहले तो लोगों को एक बारे में बताइए कि पर्यावरण एग्जैक्टली है क्या चीज। पर्यावरण के बारे में लोग बड़े तमाम तरह की भ्रांतियां रखते हैं। जो उनके आसपास की चीजें हैं, क्या वो पर्यावरण है, या प्रकृति प्रदत्त जो भी चीजें हैं वो पर्यावरण की कैटेगरी में आती है? इस प्रश्न का जवाब आपसे चाहेंगे। बिल्कुल। पहले प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ धर्मेश जी। जैसा कि शब्द में निहित है कि पर्यावरण, पर्यावरण में बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने पढ़ाई किया है, सब मोस्टली भूल जाते हैं। होता क्या है कि जब जैसे जैसे हमारी अवस्था जब बढ़ती जाती है, तो जिम्मेदारियां जैसे बढ़ती है, तो हम कुछ चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। तो आपको यही मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पर्यावरण दो शब्दों से बना हुआ है, जैसे परि और आवरण। परि, परि का जो अर्थ होता है वो चारों ओर, चारों ओर मतलब चारों दिशाओं को कह सकते हैं, चारों वायुमंडलों को कह सकते हैं। और आवरण मतलब घेरा। तो आप पर्यावरण से ही आप समझ लीजिए कि जो दो पार्ट बना है, परि और आवरण, चारों ओर जो घेरा हमारा है, उससे हमारे वायुमंडल को कैसी शुद्धता मिलती है, हम कैसे हम अपने प्राकृतिक चीजों को हम बैलेंस करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पर्यावरण से मैं यही शुरू करूंगा कि चार जैसे वायुमंडल होते हैं, जल मंडल होते हैं, स्थल मंडल होते हैं, इसी तरीके से जीव मंडल होते हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूँ कि जैसे जल मंडल है, आपको अपने श्रोतागण को मैं बताना चाहता हूँ, वो हो सकता है कि बहुत चीजें आजकल सभी जानते ही हैं। तो जल मंडल में बहुत लोगों की भ्रांतियां रही हैं। मैं ये भी विशेष करके बताऊंगा कि समुद्र, हमारी जो धरती है चारों तरफ समुद्रों से घिरी हुई है, और समुद्र जो है 97% समुद्रों से हम लोग घिरे रहते हैं। और 2% जो है, जो हिमालय पर्वत है या बर्फ कह सकते हैं, 2% वो है। और 1% केवल मात्र जल होता है, जो जिसको कहते हैं कि हम लोग मीठे पानी की जब बात करते हैं, जो नदियों के थ्रू हम लोगों को मिलती है। अब आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि 1% जब हमारा जो जल है, हम उसमें हमारी जो आबादी है पूरे विश्व की, उस पर पूरी आश्रित है। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी तरीके से वायुमंडल है, स्थल मंडल में भी 29% ऐसे हैं कि जहाँ पे 29% लोग, हम लोग आबादी है जो हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम इसकी व्यवस्था देख सकते हैं, प्राकृतिक खनिजों से भी लदी हुई है। जीव जीव मंडल में जब हम बात करते हैं तो उसमें तमाम से सारे लोग, मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, पर्वत भी आ गए,
सारे जितने भी तरीके के हैं, तो ये सारी, ये चारों मंडलों में ये सारी चीजें आती है। इसी तरीके से आकाश है और तप है। तो ये 4 तरीके के मंडल, 5 तरीके की जो मंडल है, वो इस तरीके से हम अपने पर्यावरण के बीच में देखते हैं। आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर इनका कॉम्बिनेशन जब बिगड़ जाता है, जब आप देखिए कि जब किसी की भी अधिकायक या बहुतायता होती है, तभी ये नेचर इम्बैलेंस हो जाता है। तो अभी जैसा मैंने जल के बारे में बताया, या जब जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे अभी ताउते आया, यश आया, तमाम से चक्रवात तूफान आए, वो उसके पीछे कारण यही रहते हैं कि जब हमारी, जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हम लोग नए-नए इनोवेशंस करते रहते हैं, तमाम सी ऐसी चीज़ें जब हम लोग वो करते हैं, तो हम किस पर प्रेशर डालते हैं? हम अपनी प्रकृति पे डालते हैं। पहले क्या था कि पहले जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, तो सारे पूरे धरती हो या जैसे भी हो, बहुत जंगल थे, तमाम से ऑक्सीजन की मात्रा हुआ करती थी। धीरे-धीरे जैसे कम होते चले गए, उसी तरीके से आप ये देखते चलिए कि इसका इम्बैलेंस होना बहुत शुरू हो गया, ठीक है? तो तमाम सी गैसीय आवरण होती है। अभी जैसे बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि 80 किलोमीटर तक के ऊपर जो नाइट्रोजन का एक फेस होता है, और 20 किलोमीटर्स की अगर सरफेस से लें, तो 20 किलोमीटर्स ऊपर तक हम ऑक्सीजन पाते हैं। और बाकी आप ऐसे मान के चलिए कि 500 मीटर्स ऐसे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग घेरे रहते, तो बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह भी जो हम लोग उपयोग करते हैं, उससे बहुत ढेर सारे CO2 जो हम लोग उस चीज़ों को ले रहे थे। ये जो पर्यावरण में तमाम सी ऐसी विकृतियाँ हैं, जो हम अपने द्वारा, चाहे इनोवेशंस के थ्रू, चाहे उसका हमने कोई रास्ता नहीं खोजा, और हम धीरे-धीरे उस पर काम करते गए और पर्यावरण को लगातार क्षति करते चले जा रहे हैं। तो ये है, पूरा सिस्टम यही है पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के संबंध में जितना क्लासिफिकेशन आपने बताया है, मुझे लगता है दर्शक इससे, जाहिर सी बात है, उन्हें लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि इतनी क्लासिफिकेशन उन्होंने अभी तक शायद स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा और आज जानने की कोशिश की होगी। जी हाँ, जितना जानेंगे पर्यावरण के बारे में उतना ही संरक्षण संभव है। आपने बताया कि आप बायोमेडिकल वेस्ट के संबंध में के क्षेत्र में आप विगत 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, जो आपका एक अनुभव, लंबा अनुभव बताता है। जरा बायोमेडिकल वेस्ट है क्या चीज, और इसका किस तरह से आप पर्यावरण के प्रदूषण का आप आकलन बताएंगे कि समाज पर्यावरण का इसका बायोमेडिकल वेस्ट का किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण से संबंध रखता है, और किस तरह इसको निस्तारण करते हैं आप लोग? अब जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को अगर तीनों कैटेगरी को अगर तोड़ा जाए, तो बायो जीव और मेडिकल चिकित्सा और वेस्ट कचरा हो गया। तो किसी भी जीव की अगर उसको उसका उपचार किया जाए, और उसके उपचार के दौरान जो वेस्ट निकलता है, उसी को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स, मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 1998 में ये एक्ट बना था। और जिस समय बायोमेडिकल वेस्ट सबसे पहले, अगर वेस्ट डिस्पोजल के अपने इंडिया में अगर रेवोल्यूशन आया, तो बायोमेडिकल वेस्ट की एक ऐसी फील्ड रही है कि जहां पर इसको लॉन्च किया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत। मैं बताना चाहूंगा कि इसका एक छोटा सा प्रकरण है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट टर्म में आया कैसे। महाराष्ट्र हाईकोर्ट में एक बार जनहित याचिका हुई, और वहाँ पे जो पीआईएल हुई, उसपे पता चला कि बहुत से जानवर जो है, मेडिकल कचरे से कुछ चीजें खा करके वो बीमार हुई, और उनकी मौत हो गई। उसी तरीके से कालांतर में धीरे-धीरे प्लास्टिक वेस्ट भी खा करके आगे चलो, उसको मैं आगे कवर करूँगा। तो उसी को चैलेंज करते हुए फिर बाद में यहाँ पर कई जगह के स्टडीज़ किए गए, इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई इस एनवायरनमेंट को लेकर के, कि वो लोग अपने यहाँ कैसे मेडिकल वेस्ट का डिस्पोज़ल करते हैं। तो उसी दौरान में 1998 में एक एक्ट बना, जिसकी स्थापना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा तमाम से मापदंड बनाए गए। तो उसी के अंतर्गत बायोमेडिकल वेस्ट सारे हॉस्पिटल्स को एक नोटिसेस दी गई, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल कॉम होती है। सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी कॉम होने के नाते, इसको ये हैंडल करने के लिए पहले सरकार ने ये नियम बनाए कि इसको पहले हम मेडिकल वेस्ट, जो कि खतरा है, वाक़ई में एक बहुत बड़ा हैज़ार्डस है। और इससे समस्याएँ क्या आती है कि आप लोगों को नहीं पता है कि 1 ग्राम अगर किसी भी मेडिकल वेस्ट का, ये इतना बड़ा हैज़ार्डस होता है कि अगर 1 ग्राम बायोमेडिकल वेस्ट अगर किसी भी टनेज डोमेस्टिक वेस्ट को अगर संपर्क में आता है, अगर कंटामिनेशन में आता है, तो पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो हैज़ार्डस कर देता है। यही कारण है कि एट द सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन, कि जैसे ही आप जनरेट कर रहे हैं, अगर वहीं से अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को अगर हम अलग कर लें, तो हम इस पर निजात पा सकते हैं। तो 17 वर्षों में बहुत से चैलेंजेस आए हैं धर्मेंद्र जी। सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि पहले तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों को ईज़ी मोड में क्या रहता है कि तमाम से हॉस्पिटल्स क्या कहते थे कि वो ट्रॉलियों से टाई अप करते थे, और अपने मेडिकल वेस्ट को भी इधर-उधर रिहायशी इलाकों में या जहाँ भी उनको जैसा मौका मिलता था, वो करते थे। फैसिलिटी आने के बाद
जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं कोई एक ऐसी फैसिलिटी, तो लोगों ने स्वागत भी किया। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आईएमए का भी और तमाम सी जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, उन्होंने लगातार धीरे-धीरे हमको सहयोग किया और उन्होंने जब चीज़ों को समझा कि नहीं वाक़ई ये मेडिकल वेस्ट इतना हैज़ार्डस है, तमाम से नोज़ोकोमियल क्या नाम है डिसीज़ेज़ हो रही हैं, स्किन डिसीज़ेज़ हो एचआईवी है, तमाम से ऐसे डिसीज़ेज़ हो रहे हैं जिसके कारण से ये चीज़ें पैदा हो रही है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट का ही एक समस्या है और दूसरी चीज़ कि ये बिना डॉक्टर की फ्रेटर्निटी के ये सपोर्ट बिल्कुल सिस्टम काम नहीं करता है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है क्योंकि ये अगर नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो वेस्ट होती है, जो जिसको हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं, अगर ये इसके संपर्क में आ जाता है तो आप समझ लीजिए, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप रहने के लायक स्थिति नहीं बनेगी और हमेशा संक्रमण का अभी इसी कोरोना महामारी में ही आप देख लीजिए कि पूरा विश्व इस संक्रमण काल से गुज़र रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये हैज़ार्डस वेस्ट है और जिसको हम लोग डेली हमारी गाड़ियाँ सारे हॉस्पिटल वेस्ट से ये कभी ऐसी व्यवस्था है कि 17 वर्षों से लगातार हम लोग बिना रुके, बिना थके, ना हमारे ऊपर कोई मौसम का प्रभाव रहा है। हाँ, कभी जैसे सपोज़ करिए कि जब कभी इलेक्शंस के टाइम में या कभी ऐसी जब गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स आते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा प्रभाव ज़रूर हुआ, लेकिन कभी भी हमारे जो वेस्ट वॉरियर्स रहे हैं, उन्होंने कभी भी बिना थके इस व्यवस्था को अंजाम दिया है और वाक़ई में सारे लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जिन्होंने जो इस फील्ड में इन्होंने साथ दिया है, वाक़ई में मैं उनको नमन भी करता हूँ और इस तरीके के हैज़ार्डस वेस्ट को वाक़ई में जब तक ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये संभव नहीं हो सकता। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल जाएँगे तो हमको मुझे नहीं लगता कि जी हाँ, जी हाँ। श्रोताओं को बहुत बिल्कुल, इंटरेस्ट बिल्कुल। आएगा। ये जी, श्रोताओं को हम जितना सरल शब्दों में समझा सकें वही हमारा उद्देश्य है और आप लोग ज़ाहिर-सी बात है आपकी टीम कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम कर रही है। हमारे बीच एक दर्शक भी उपलब्ध हैं, मुझे लगता है मैं उनको जोड़ता हूँ, वो वीडियो कॉल के माध्यम से उपलब्ध हैं। ये मिस्टर वैभव हैं, वैभव जी, बोलिए आप, वैभव जी। वैभव जी अपना कैमरा ऑन करिए और माइक से पूछें अगर आपके कोई सवाल हो तो। इनको हम लेंगे फिर से अपने सवालों के बीच इन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपने बताया बायोमेडिकल वेस्ट के संबंध में कि बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बड़ा ही हैज़ार्डस होता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे कारण हैं जो पर्यावरण को हमारी क्षति पहुँचाते हैं, चाहे वो जल से संबंधित, चाहे मृदा से संबंधित, चाहे वायु प्रदूषण से संबंधित हो? कौन से ऐसे कारण होते जी। हैं? देखिए, तमाम सी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे अगर हम जल की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले अगर हम जल प्रदूषण को देखें कि तमाम से उद्योग लगातार लगते जा रहे हैं, है ना? तो उद्योग लगाना अच्छी बात है, हर आदमी विकास करना चाहता है और इस विकासशील देश में जैसा कि अ, हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ, हम नए यूनिट्स लगाएँ और अपने परिवार के जीवोपार्जन के लिए वो नई-नई व्यवस्थाओं का जो वो जुड़ाव रखते हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन जो जैसा कि सीपीसीबी ने पैरामीटर्स बनाया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और तमाम से ऐसे जो पैरामीटर्स बने हुए, लोगों ने उद्योग तो लगाए, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे अब मैं जल की जब बात कर रहा हूँ, तो जो जल प्रदूषण होते हैं, जनरली जो लोग ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से जो उनकी गंदगी होती है, या उनके उनके उद्योगों से जो निकलने वाले तमाम से मल और गंदगी जो निकलती है, वो सीधे वो क्या करते हैं कि वो या तो लैंड में वो प्रवाहित कर देते हैं या ड्रेन के माध्यम से सीधे छोटे-छोटे तालाबों में जाते हैं या कह सकते हैं कि नदियों में जाते हैं। नदी-नालों में उसको रोकने के लिए एक छोटा-सा इसका कॉन्सेप्ट है कि एसटीपी लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे उद्योग हैं, आज भी हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो इकाई है, उनके भी अधिकारीगण लगातार वो मॉनिटर भी करते रहते हैं, तमाम से कारपेट इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर जिन्होंने ऑप्ट कर लिया, जो समझते हैं वाक़ई में पर्यावरण की तरफ उनका रुझान है, वो तो इन सारी व्यवस्थाओं को अपने तरीके से वो रखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अभी भी उद्योग है, मैं उनसे इस मंच के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि वो छोटा बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। अगर आपका उद्योग 50 लाख का है तो आपका एसटीपी आप हम कहेंगे कि वो लाख 2 लाख रुपए में आपके एसटीपी वहाँ बन जाएँगे। उससे क्या फ़िल्टर है कि जैसे जिस तरीके से हम लोग पानी को फ़िल्टर करके आरओ के माध्यम से पीते हैं, सेम वही प्रोसेस होता है कि हम एसटीपी के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसको हम
उसको इसको सीवेज को ट्रीट करके हम नदी नाले या जहाँ भी हम बहाएं, जिससे हमारी नदियां भी प्रदूषित नहीं होंगी। हम हमारे पास जैसे मैंने आपको अभी पूर्व में बताई था अपने सेशन में कि 1% केवल जल है जिसको पीने योग्य कहा गया है, जिसको मीठे जल की संज्ञा दी गई। अब आप सोच लीजिए कि 1% जल के ऊपर पूरे विश्व की दुनिया में हम सारे लोग उस पर निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये हमारी चेतना नहीं है कि हम लोग जो है अपने जल को किस तरीके से हम प्रदूषित होने से बचाएं। तो ये जल प्रदूषण का कारण हो गया। इसी तरीके से वायु प्रदूषण में जब बात करते हैं तो बहुत से ऐसे उद्योग होते हैं कि जहां पर चिमनियां लोग लगाते हैं, कुछ लोग बहुत छोटी चिमनी लगाते हैं, उसमें भी कंजूसी करते हैं। तो हम अभी इस महामारी ने बहुत लोगों को बता दिया कि हम ऑक्सीजन में कितना परेशान हुए। हमारी ऑक्सीजन की जो रेशियो है धीरे-धीरे कम होने लगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने लगा। सेम इसी तरीके से उद्योग को भी अगर जोड़ के देखा जाए, तो अगर हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहें और प्रदूषण को बचाना चाहें, जो प्रदूषण जो कारक है, जो पार्टिकुलेट्स मैटर है, जिससे हम लोग जब एग्जामिन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारी बहुत से ज़्यादा अभी आप देखो जब दिवाली आती है, तमाम से पटाखे होते हैं, क्रैकर्स जब हम लोग वो बंद करते हैं या जब प्ले करते हैं, तो बहुत से वायुमंडल में ऐसी चीज़ें आती थी। मैंने बताया था कि 20 किलोमीटर तक की रेंज तक हमारे ऑक्सीजन आते हैं, लेकिन 500 मीटर तक CO2 भी रहता है। तो ऐसे चीज़ें अब जैसे वायुमंडल में हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओज़ोन की परतें अभी हम लोग लगातार सुनते चले आ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सी छिद्रिकाएँ बहुत छोटी-छोटी है, मात्रा में हो रही हैं। तो वो हमको उसको बचाने से रोकना है। हम बहुत ज़्यादा हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी एक्सेसरीज़ होते हैं, जैसे तमाम से कोई अगर चिमनी लगा रहे हैं, तो हम अपने वेट स्क्रबर्स वहाँ लगाने का एक जो मेथोलॉजी है, अलग-अलग उद्योगों के अलग-अलग तरीकों से जो भी पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप वो एक्सेसरीज़ लगाएँ, ताकि हमारी स्मोक फ़िल्टर होकर के कार्बन जो है, हमारा नीचे जो है रह जाए और हम उसको पॉल्यूट करने के लिए हम बाहर एनवायरनमेंट में हम ना भेजें। तो ये इस तरीके से हमारा आपका ये एयर पॉल्यूशन हो गया, है ना? वायु प्रदूषण की बात है। तीसरा आता है ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण में भी हम लोग बहुत सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे सडनली हमारे बैक साइड से कोई कार अगर हॉर्न ब्लो करती है और कभी-कभी आजकल लोग फैशन के तौर पे प्रचलन आप देख रहे हैं कि डबल हॉर्न का सिस्टम लोगों ने लगा रखा है। तो वो कुछ डेसिबल्स ऐसे हैं कि 10-20 डेसिबल्स या कुछ ऐसे मैं इसको फिगर में माफ़ी चाहता हूँ मुझे याद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे डेसिबल्स होते हैं जो हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं। बहुत से लोगों को बहरापन, कान से सुनते नहीं हैं। बस आने लगते हैं। तो ये सभी सारी समस्या ध्वनि प्रदूषण से भी आने लगती है। इसी तरीके से जल, वायु अभी जैसे लैंड है, लैंड भी पॉल्यूट हो रही है। लैंड कैसे पॉल्यूट हो रही है? तमाम से प्लास्टिक्स है, हम लोग इसका उपयोग सबसे चीपेस्ट मेथोडोलॉजी होती है कि हम प्लास्टिक का उपभोग तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसको किस तरीके से हम प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद अपने घरों के जो हमारी मेड आती हैं, पता चला झाड़ू लगाने के बाद उस जिस लोगों को जानकारी नहीं है, वो अपने प्लास्टिक को उठा करके ज़मीन पे फेंक देते हैं। वो क्या होती है परत की परत, परत की परत, परत की परत लगती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आप वहीं पे मकान बनवाते हैं। तमाम से ऐसे प्रॉब्लम्स आती है जो जिससे डिजीजेस पैदा होना शुरू हो जाती है। और भी तमाम से अभी आने वाली ई-वेस्ट है, जो ई-वेस्ट भी लैंड पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर यानी रही है। तो रेडिएशन से तमाम हो ऐसे जी, तमाम ऐसे इश्यूज हैं, तमाम ऐसे कारक हैं जिन्हें हम सब कम से कम जागरूक होकर अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। साधन बहुत हैं, संसाधन बहुत हैं, सिर्फ हमें जागरूक होने की जरूरत है। आप जैसे आपने बताया बिल्कुल। कि प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक जी, जी। समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, उनके डिस्पोजल की समस्या बढ़ती चली जा रही है। लोगों को सही तरीके से प्लास्टिक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं पता है या प्लास्टिक इस्तेमाल करके कहीं भी फेंक देते हैं, जैसा आपने बताया। इस संबंध में जी। आपके क्या सुझाव हैं और आप क्या इस संबंध में किस तरह के कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक वेस्ट भी जैसे जिस तरीके से मेडिकल वेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, प्लास्टिक वेस्ट भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। क्योंकि प्लास्टिक देखिए जिस तरीके से हमने अभी बताया भी था कि जिस तरीके से हम विकसित हो रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लास्टिक आया कैसे? प्लास्टिक जब आया तो उसमें सबसे पहली बात ये थी कि बहुत चीपेस्ट वे में पहले कैंपा कोला की बॉटल्स हुआ करती थी, आपको याद होगा धर्मेश जी। तो ग्लासेस जो शीशे की बनी होती, काँच की बनी होती थी। तो उसके ट्रांसपोर्टेशंस में आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 1 टन अगर बॉटल्स अगर वहाँ पे कैरी हो रही है, तो उसके ट्रांसपोर्ट खर्चे होते हैं, तमाम सी गाड़ियाँ लगती है। अगर यही प्लास्टिक जब आता था तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उसका जस्ट 4 टाइम्स जो है एक तरीके से चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट हो गए। तो चीपनेस आई मतलब हमारी चीज़ों में बहुत कम हुआ।
हम प्लास्टिक को बहुत आसानी के तरीके से हमने यूज तो कर लिया, लेकिन उसको डिस्पोजल मेथोलॉजी पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रही थी, तमाम सी वो पैकेजिंग में आ गए। अब आप देख लीजिए हर एक चीज, चाहे वो हमारे खाने के बर्तन हो, चाहे वो हमारे जीवन मर्रा में जितनी भी चीजें, प्लास्टिक्स एक तरीके से कॉमन चीज हो गई है। तो हमने भी कई जगह पे हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, लोगों को जागरूक करने के माध्यम से, मैंने प्लास्टिक को एक आने वाला आतंकी खतरा बताया। वो आतंकी खतरा इसलिए बताया क्योंकि जिस तरीके से हमने उसको अपना दोस्त समझ करके अपने अगल बगल सराउंडिंग में कर लिया है, वो वाकई में आगे चल करके बहुत समस्या है। सबसे ज्यादा प्लास्टिक जब हम लोग यहाँ से फेंकते हैं तो हमारे जमीन में, जब ये हमने भी बताया भी था कि परत की परत जब लगती है, यही यही प्लास्टिक कभी कभी क्या होता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा समुद्रों में फेंकी जाती है। ये प्लास्टिक वेस्ट इतना खतरनाक हो गया कि समुद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता अगर वेस्ट अगर कोई है तो वो प्लास्टिक वेस्ट है। उस प्लास्टिक वेस्ट का नतीजा क्या होता है कि वो प्लास्टिक छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो मछलियां हैं, वेल है या तमाम सी ऐसी छोटी छोटी मछलियां हैं, जब वो खाते हैं तो पता चला उनको उनको भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्लास्टिक वेस्ट के ऐसे जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स के पार्ट पे जब वो आते हैं, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मछली खाते हैं, या तमाम से 5 स्टार होटल्स में जब वो मछलियां जब उनको सर्व होती है, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो जब उस मछलियों का जब वो सेवन करते हैं तो वो उनके बॉडी में भी आते हैं। बहुत से, ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गया। इसी तरीके से माइक्रो प्लास्टिक्स में, जैसे हम लोगों ने चाय पीते थे, तमाम सी चाय की दुकानें, बनारस तो पूरा चाय के अलियों पे ही पूरा टिका हुआ है, तो तमाम से चाय के शौकीन लोग, प्लास्टिक, अब तो लोग धीरे धीरे जागरूक होते चले जा रहे हैं। तो वो प्लास्टिक हम जितनी बार हम यूज करते हैं, वो उसके लोगों को पता नहीं रहता, वो माइक्रो माइक्रो बहुत छोटे टाइनी उसमें जो है वो कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में जाते हैं, और वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। वो धीरे धीरे मेरे हमारे ऑर्गन्स को डिफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से ये चीजें क्या कहते हैं सोसाइटी में और तमाम से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं प्लास्टिक के बारे में ये भी बताऊंगी कि 60% ऐसे वेस्ट होते हैं जो पूरे भारत में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट होता है। 40% ऐसे होते हैं जो अनकलेक्टेड वेस्ट है, जो इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, वो नदी नालों और जमीनों में इस तरीके से लोगों के द्वारा फेंके फेंके जाते हैं। और जिसमें से 28.4% ऐसे हैं जो वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। बाकी जो 71% समथिंग अराउंड है वो लैंडफिल पे और इन सब जगहों पे जा रहे हैं। मतलब ये 60% के रेशियो के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। तो 60% में भी 28% रिसाइकलिंग होती है, और ये 71% जो जिनके यूज में नहीं होते वो उठा करके इस तरीके से। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे जीवन में किस तरीके से अभिशाप है। धीरे धीरे लोग यूज कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। अभी हमने रोटरी यात्रा भी किया था, लगभग 26 जिलों में हम लोग इस यात्रा को लेके गए थे, और लोगों को हम लोगों ने जागरूक करने का कार्य किया था। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, कहे कि प्लास्टिक से इतना बड़ा खतरा था, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम तो सिर्फ पन्नी के बारे में, तो पन्नियां भी क्या करती है, जो छोटे छोटे पॉलिथीन है, 50 माइक्रोन से नीचे हमारे ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर देती है। हमारी नालियां जब जाम होती तब हमें पता चलता है कि किस तरीके के हमारे ड्रेन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई है। लेकिन उसके बाद भी हमारी ये जनता, ये हम लोग, उसमें मैं खुद अपने आप को भी शामिल करूंगा, कि हम लोग अपनी चेतना को वहां शून्य कर लेते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से हमारे पर्यावरण पर ये एक तरीके से प्रभाव डाल रहा है। तो ये बहुत तो बड़ी यानी समस्या हमारे सामने आ प्लास्टिक के गई है। बारे में जितना जी आपने बताया है, और लोग अगर जागरूक हो जाएं, जी प्लस कुछ ऐसी चीजें आपने अभी और मैकेनिज्म जी भी बताई है कि प्लास्टिक का निस्तारण सही मायने में सही तरीके से अगर हम इसका रेशियो बढ़ाएं, तो इस प्लास्टिक प्रदूषण से हम बचने की कोशिश कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। हमारे बीच दर्शक वैभव जी पुनः उपस्थित हो गए। वैभव जी अपना सवाल पूछिए। वैभव जी अपना सवाल पूछिए, अपना कैमरा ऑन करके सवाल पूछिए। वैभव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अपना कैमरा ऑन करके सवाल पूछिए। आवाज आ रही है? हाँ वैभव जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं भैया से पूछना चाहूंगा कि एक ई वेस्ट भी हम लोग ने सुन रखा है। ई वेस्ट भी एक समस्या है हमारे समाज के लिए, जो कि हम लोग उपकरण यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते हैं, वो जब खराब हो जाते हैं तो हम लोग इसी तरफ फेंक देते हैं, जो कि एक तरह से हमारे समाज के लिए समस्या। तो मैं भैया से जानना चाहूंगा इसका क्या उपाय है कि हम लोग उससे भी निजात पा सकें। बहुत जेन्युइन इन्होंने पॉइंट पूछा। अभी अगला सवाल हम ये इस पर रखने ही वाले थे।
तो दर्शक की जो उम्मीद है आपसे, अपेक्षाएं हैं कि इसके बारे में जानकारी दें। जाहिर सी बात है, आज गैजेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वेस्ट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमको लगता है कि प्लास्टिक की तरह ये भी एक तरीके से विभीषिका होने जा रही है पर्यावरण के परिक्षेत्र में। क्या उपाय करने चाहिए लोगों को, क्या उपाय सरकार को करने चाहिए, और किस तरह से इसको हम एबॉलिश कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए? तो सबसे पहले तो ई वेस्ट के बारे में पूछा है ना वैभव जी ने। जी जी, ई वेस्ट के संबंध में। हाँ, तो ऐसा है कि आज की डेट में सरकार भी बहुत चैतन्य है और उन्होंने तमाम से जो भी गतिविधियां फॉरेन में हो रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में किस तरीके से चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग भी उसी चीज़ों को हम आज बखूबी निभा भी रहे हैं सरकार के ही द्वारा। ई वेस्ट के भी मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स आए हैं 2018 में। ई वेस्ट का भी एक मैनेजमेंट रूलिंग आई हुई, जिसमें उन्होंने ये बल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग यूनिट्स होने चाहिए। आपको मैं बताऊं कि एक अमूमन एक व्यक्ति 10 से 12 ऐसे जो गैजेट्स है जो वो यूज़ करते हैं। चाहे आप हेडफोन ले लीजिए, अभी हम लोग भी टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में तमाम से ऐसे चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल हम लोग एक एवरेज निकाला जाता है कि लगभग 13 से 14 महीने तक लोग अपने मोबाइल्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं। मोबाइल लेना अच्छी बात है। आज के डेट में जो मॉडर्न जो युवा है, हमारे सारे युवा भाई, वो नाराज़ ना हो, क्योंकि हमारे शौक बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमको इनके बारे में आगे भी जानना ज़रूरी है कि इससे हमारा दुष्प्रभाव क्या हो रहा है। ई वेस्ट जी हाँ, जनरली क्या है कि फैशन जितने भी फैशन कहीं नुकसान न दे, फैशन करें लेकिन नुकसानदायक ना हो। जी हाँ, जी। अब आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तमाम सी जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, जैसे हम फ्रिज यूज़ करते हैं, हम एलसीडी यूज़ कर रहे हैं, हम एलईडी है, मोबाइल है, हम ईयरफ़ोन है, तमाम से ऐसे जितने भी गैजेट्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक टाइम तक उसकी लाइफ साइकिल रहती है, उसके बाद फिर हम लोग उसको जनरली जनरली हर घरों में मैं दावा कर सकता हूँ कि 80% लोग जो है जिनके हेडफ़ोन्स वग़ैरह होते हैं, वो कहीं आप अलमीरा में फेंके हुए मिलेंगे या कहीं-कहीं किनारे कॉर्नर में पड़े रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप झाड़ू लगा कर के उसको बाहर फेंक देते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा, तमाम से ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, जिसको इस्तेमाल करने के बाद जब हम उसको लैंड पे जब फेंक देते हैं, कि कबाड़ी वाले या कुछ ले जाते हैं, कुछ तमाम से ऐसे, तो उसमें भी तमाम से रेडिएशंस निकलते हुए। तो जो रेडिएशंस निकलते हैं उसमें तमाम सी बीमारियाँ हमारे को देखनी पड़ती है, हमें उसका सामना करना पड़ता है। एक डायोक्सिन गैस निकलती है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी संपर्क में आ जाते हैं। तो अभी तो ये ई-वेस्ट अभी स्टार्टिंग का रूप है। अभी तो मान लीजिए कि 5 साल 10 सालों में पिछले जितने लोगों ने उपकरण यूज़ किए, जहाँ-जहाँ भी लोगों ने घर बनाने में, यही भी कई जगह पे भी अपने मैंने वक्तव्य दिया भी है कि लोग मकान जब बना लेते हैं तो बाद में उनको पता चलेगा कि मकान बनाने के बाद उसके रेडिएशन से उनका किस तरीके से उनके जीवन में एक प्रतिकूल असर डाल रहा है। आप देखिए कि बहुत जल्दी आज के जो युवा है बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशंस होते हैं उनको। उसके पीछे रीज़न्स भी यही है कि हम लोग 24 घंटे तो हम लोग स्मार्ट तो हो गए। वो कहा गया स्मार्ट, वो ऐसा स्मार्ट किस काम का, जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अभी इसी महामारी में लोगों ने अपने आप को चेक करके बखूबी आज़मा लिया होगा। तो उपकरण वो को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जब हमारी ज़रूरत हो हमें उससे इसका इस्तेमाल करें। साथ में ये ज़रूर ध्यान में रखें कि उसके इस्तेमाल करने के बाद हम इसका आगे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, या इसका हम किस तरीके से, ये लोगों को, ये सारे नए लोगों को आगे आना पड़ेगा कि तमाम से जो एक्टिविटी है जैसे रिसाइक्लिंग का पार्ट है, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें। कहीं जो आपके बगल में अगर रिसाइक्लिंग प्लांट्स हैं, तो आप अपने इस उपकरण को आप स्वैच्छिक रूप से कलेक्शन बैंक बनाएँ, जगह-जगह पर आप एक तरीके से कलेक्शन बैंक बना करके आप सामूहिक तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू आप वो रिसाइक्लिंग यूनिट्स पे आप जो है इसको वहाँ पर दें। कुछ मोबाइल कंपनियाँ जैसे सैमसंग है, नोकिया है, कुछ लोगों ने अपने कलेक्शन सेंटर्स बना रखे हैं। तो शायद कुछ मोबाइल के जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर वो लोग पुराने लेते हैं, लेकिन इसका अभी लोगों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा अभी एजुकेशन नहीं है। लोगों को अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अलर्ट नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो इसमें जितनी भी हानियाँ हो रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग आगे आने वाला समय जो भविष्य है वो हम लोगों के लिए वाक़ई में अगर हम चेतेंगे नहीं, तो अंधकार में जाएगा। तो यानी चेतना ही सबसे बड़ा हमारा उपाय है, और इस्तेमाल करें लेकिन उन्हें सही जगह डिस्पोजल करने के लिए कोशिश करें कि उन्हें सही जगह डालें जिससे वो सही जगह तरीके से डिस्पोज हो सके।
अब अगला एक सवाल आता है, पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर हम लोग विशेष कार्यक्रम चल रहा है। पर्यावरण दिवस के आते ही लोग के दिमाग में आता है वृक्ष लगाना। पेड़ तो लोग लगा सकते हैं, लगा देते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से उसकी देखभाल करें, या पर्यावरण के दिन सिर्फ एक पेड़ लगा देने के बाद उस पेड़ के बारे में भूल जाना, फिर अगले साल नया पेड़ लगा देना, ये कहाँ का रीत है पर्यावरण बचाने का? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि पर्यावरण दिवस पे ये बहुत ही ये कह लें कि ये बहुत सबसे आम बात देखने को मिल जाती है। हाँ, जी। बहुत आम बात, बिल्कुल ठीक बात है। लोग पेड़ तो बड़े धर्मेश जी बड़े रुचि से लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कई लोग आजकल क्या कि पोस्टर मैन हो गए। मैं उनको, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ पोस्टर मैन। तो पोस्टर मैन इसलिए क्योंकि आप देखिए कि केवल फोटो खिंचाने के लिए हम पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है लोगों को नहीं पता। आप कभी भी किसी भी पेड़ लगाने वाले व्यक्ति से बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई साहब आपने पेड़ तो लगाया, लेकिन इस पेड़ से क्या महत्व है, क्या फायदे मिलेंगे? तो बस उनका एक टूक जवाब आएगा कि हाँ, पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन वो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? केवल एक बार लगाने से क्या हमें निरंतर हमें ऑक्सीजन मिलने की प्रक्रिया मिलती रहेगी या हम उसका लाभ लेते रहेंगे? नहीं। पेड़ लगाने से हम 3 फायदे मैं बताना चाहूंगा कि पेड़ जब आप भी कोई भी जब पौधारोपण होता है तो सबसे जरूरी होता है जल। जब आप जल डालेंगे, जब उसके बारे में जब दूसरा है संरक्षण जब करेंगे, तभी वो पेड़ की एक व्यवस्था धीरे-धीरे जब विकसित होती है तो हमें ऑक्सीजन देने का काम करती है। हमने ऑक्सीजन देने के पहले हम उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ये तो उसी के बराबर हो गई कि लोग जैसे भ्रूण हत्या कर देते, सेम वैसे ही है। वो पौधे लगाने से पहले वो उसकी हत्या के लिए वो एक तरीके से हत्यारे का वो ले लेते हैं। तो ये सारे पोस्टर मैन से मेरा निवेदन यही है कि वो उस तरीके का हत्यारे का अपने ऊपर वो नाम ना लगने दें। अगर हो सके, हम कहते हैं कि जो लोग दावा करते कि मैंने 1000 पेड़ लगाए, 100 पेड़ लगाए, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, यानी आपका क्षमा कहने का मांगते मतलब है हुए। कि पेड़ लगाए, पेड़ बचाएं। सिर्फ पेड़ लगा के बिल्कुल, गायब ना पेड़ हो जाए, लगाने पेड़ सिर्फ लगाएं, पेड़ पेड़ बचाएं। प्रत्येक वर्ष आप ये कह लीजिए कि करोड़ों पेड़ लगाने का संकल्प लिया जाता है, लोग लगाते भी जी। हैं। लेकिन जब वो अगला वर्ष आता है तो कायदे से तो वो पहले हमारे पिछले वर्ष में अगर हमने 1 करोड़ पेड़ लगाए, तो इस वर्ष मान लीजिए कि अगर 10% हट गया तो 90 लाख पेड़ रहने चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो 90 लाख भी छोड़ दीजिए, वो 1 लाख पेड़ भी नहीं बचते। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि पेड़ लगाने के साथ उनके संरक्षण की व्यवस्था वो अपनाते हैं। तो संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आप एक पेड़ को आप ऐसे समझिए कि आप जैसे बच्चा पालते हैं, जब आपके घर में कोई बेबी आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं। आप उसको तमाम सी चीज़ों से सपने जोड़ते हैं। ठीक यही प्रक्रिया हमको पेड़ों के साथ रखनी चाहिए। एक उनसे हमदर्दी इसलिए होनी चाहिए कि वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद वो हमें ऑक्सीजन देती है। तो ऑक्सीजन कैसे देते हैं? अब आप सोच लीजिए कि बहुत छोटा-सा उदाहरण देते हैं कि पेड़ से, पौधे से क्या हमें लाभ मिलते हैं। पेड़ लगाने में तो देखिए, पे एक तो पत्तियाँ होती हैं, दूसरा तने होते हैं, तीसरा सूर्य से जब उनके प्रकाश का जब संश्लेषण होता है तो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन उस भोजन को बनाने के बाद वो ऑक्सीजन कैसे देती है? जब वो CO2 एब्ज़ॉर्ब करती है, जो हमारे आस-पास के थोड़ा नेटवर्क का सराउंडिंग में इश्यू जो है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। CO2 निकलता जी। है और ऑक्सीजन को देती है, वो हमें उसे लाभ भी मिलता है। में भोजन मतलब इसी तरीके से जड़ है, जो जड़ होती है वो हमारे हमारे धरती को बचाती है। तमाम से जब आप देखते हैं कि अभी जैसे ताउते आया, ये तमाम से जो भूकंप और ये तमाम से तूफान आते हैं, तो इसपे पेड़ पे ऐसा होता है कि जब हमारी ज़मीन को जब बाँध के रखती है, तो हमारी ज़मीन भी कटती नहीं है। अदरवाइज़ ये तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि हमारी ज़मीन, ये जो हमारी मृत जो व्यवस्था है, उसको भी उड़ा कर के ले जाए। तो ये पेड़ लगाने के इतने ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, सिर्फ़ ऑक्सीजन ही नहीं है। अच्छा, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, तो हम उससे फर्नीचर बनाते हैं। तमाम सी ऐसी व्यवस्थाएँ और भी होती है, जिसपे हम जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही होती है, तो उससे विशेष लाभ भी हम लोग लेते ही हैं। तो पेड़ के बहुत ढेर सारे लाभ हैं, सिर्फ हम ऑक्सीजन लेने के बात कह कर के अपने आप को स्टॉप नहीं करते। तो पेड़ लगाने के साथ-साथ उनके संरक्षण की व्यवस्था हम सारे लोगों को अपनानी चाहिए। अदरवाइज़ जो है, पेड़ लगाने का तो सिर्फ एक संकल्प मात्र रहता है। जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, जी, जी। थोड़ी नेटवर्क नेटवर्क थोड़ी इश्यू ये है, संकल्प समस्या मात्र ही है मुझे रहता लग। है। जी। जी।
तो जी बिल्कुल सही जानकारी आपने दी, उचित जानकारी दी कि पेड़ पेड़ के इतने लाभ हैं, पेड़ वृक्ष लगाने के इतने लाभ हैं कि लोग अभी नहीं जानते हैं। तो यानी जड़ से हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, किस तरह से आपके जीवन में वो पेड़, एक वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि शायद आपके इस आज के इस कार्यक्रम संवाद के माध्यम से और आपकी विशेष जानकारी के माध्यम से हमारे दर्शकों को ज्ञात हुआ। एक बड़ा सवाल आता है कि किसी भी चीज को अगर आप जोड़ना चाहें तो उन्हें सेंटिमेंट से जोड़ दीजिए, किसी की इमोशन से जोड़ दीजिए। आप इसे कैसे सुझाव देना चाहेंगे कि अगर एक वृक्ष लगाने के पीछे किसी के ऐसे कैसे सेंटिमेंट्स जागे कर सकते हैं, इमोशंस कनेक्ट कर सकते हैं, जिनसे वो पेड़ लगाने के लिए प्रेरित हो, और सिर्फ लगाने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए भी प्रेरित हो, कि 10 साल तक, 15 साल तक ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐसा सुझाव आप बताएं। मैं सबसे पहले तो मैं अभी 2 साल से मैं लगातार खुद इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ और सबसे पहले मैं छोटे-छोटे बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन घरों में छोटे-छोटे प्यारे बच्चे हैं, जब वो किसी के बर्थडे में जाते हैं तो उनके नाम से, जैसे मेरा दोस्त है, मान लीजिए मैं धर्मेंद्र जी के लिए मैं बात करता हूँ, तो हम आपके नाम से हमने एक आज पेड़ के लिए संकल्प लिया और मैंने आपके नाम से एक पेड़ को उसका नाम धर्मेंद्र लिखा और मैंने आपको एक तरीके से उपहार दिया आपके जन्मदिन पर। और साथ में मैंने आपसे निवेदन किया कि इस ये पेड़ ये आपके नाम से ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको जितना आप जल देंगे, जितना आप इसको संरक्षित करेंगे, या हमने अपने नाम से दे दिया कि आप हमारी आपकी दोस्ती है, तो मैंने आपको अपने नाम से एक पेड़ दे दिया और आपको मेरे मेरे से कितना प्रेम है, आप उस जल को और इस पेड़ को आप कितना संरक्षित कर पाते हैं, तो इस तरीके से एक लोगों का सेंटिमेंट्स अटैचमेंट होगा। अभी हम लोगों बहुत ने सुंदर। 1 जी। लाख, हाँ, इस तरीके से हम लोगों ने 5 लाख पेड़ का लगाने का संकल्प रोटरी के माध्यम से लिया है और उसमें वहाँ पे हमने लोगों को यही सुझाव दिया कि जैसे वो अगल-बगल कहीं पे पार्क के अगल-बगल उन्होंने पेड़ लगाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सचिन जी हम इसको कैसे करें? तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई साहब हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने बड़ा अच्छा बात कही कि किस तरीके से हम इमोशंस को अटैच कर सकते हैं। तो उसमें मैंने इनसे कहा कि अगल-बगल जैसे पान की दुकान है, तो मान लीजिए पप्पू चौरसिया जी की पान की दुकान है और उनके बगल में पार्क है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई साहब आपके मान लीजिए अगर आप किसी के घर में कोई कमी हो गई थी जैसे कोरोना के काल में, तो ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, तो हमने कहा कि अगर आप अपने जो भी पैरेंटल है या जो कहीं कोई गमी है या कुछ ऐसा हुआ तो आप श्रद्धांजलि पूर्वक उनके जैसे अपने पिताजी के नाम से या जो भी है, आपने उस पेड़ को आप रोज जल डालेंगे, तो आप ये समझिए कि आप अपने पिताजी को कितना आप स्नेह देते हैं, या आप अपने बच्चों के नाम से वहां लगा दिए, तो एक आपका सॉफ्ट कॉर्नर अटैचमेंट होगा। तो वो पान वाला जब भी अपनी दुकान खोलेगा उसके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, मुझे सबसे पहले अपने ये जो पेड़ लगा मुझे उसको वहां पानी देना है। तो उस हम्म। तरीके से क्या कि हमारा अटैचमेंट होगा। हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, बहुत से ऐसे गिफ्ट होते हैं जैसे फोटो फ्रेमिंग से तमाम से ऐसे अलग अलग अनयूजुअल गिफ्ट होते हैं, घर भर जाता है लेकिन लोग गिफ्ट देते हैं, पड़े रहते हैं। तो वहां भी निवेदन यही करूंगा कि लोग पेड़ को दे और ये बताएं कि ये पेड़ हमारा एक तरीके से कितना काम करता है। वो जितने हर घरों में अगर पेड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में चाहे छत पे हो, आजकल तो बहुत से सिस्टम्स आ गए हैं पेड़ लगाने के लिए भी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट्स आते हैं। तो आपके घर में बहुत से ढेर सारे, उनको ये बताइए कि इसकी उपयोगिता क्या है। आप अपने घर में जितने गैजेट्स की मैं अभी बात कर रहा था धर्मेंद्र जी, जैसे फ्रिज हो गए, टेलीविजन हो गए, ये सारे CO2 छोड़ते हैं। तो ये जो सारे CO2 हमें ऑक्सीजन का मिल, हम अपने घर में बहुत से इनहेल करते हैं CO2 को, तो हमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम इस तरीके से उनके घरों में तमाम से पेड़ पौधे, देखने में भी अच्छा लगेगा, आप उसको संरक्षित भी कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं। आने वाले समय में वो ऑक्सीजन का लाभ आपके परिवार को, आपके आसपास के पड़ोसियों को और हमारे जो लोग हैं उनको इस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सुझाव अच्छा आपने दिया है। बहुत ही सेंटिमेंट्स को कैसे जोड़ के आप अपने वृक्षों को लगा के उन्हें बचाने का एक नायाब तरीका आप कर सकते हैं, गिफ्टिंग का तरीका कर सकते हैं, जिनसे आप अपने पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। एक अगला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि कोरोना के समय में जब ऑक्सीजन की कमी हर तरफ देखने को मिली, क्या लगता है आपको पर्यावरण के बारे में कितना लोग जागरूक हुए, और ऑक्सीजन को लेकर जितनी समस्याएं हुई उससे लोग कितना जागरूक हुए, और कितना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे पर्यावरण संरक्षण में? फिर से एक बार क्वेश्चन में ध्यान नहीं लगा, बताइए फिर से बोलिए मेरा क्या कह रहे सवाल थे। ये है कि कोरोना के समय में जहां ऑक्सीजन की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा थी, लोग ऑक्सीजन के लिए भटकते फिर रहे थे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी ये देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसी चीजें रेज हुई हैं। क्या लगता है आपको कि ऑक्सीजन
कोरोना के समय में और वृक्ष पर्यावरण संरक्षण के समय में लोग कितने अवेयर हुए हैं? क्या लगता है कि भविष्य से पर्यावरण के बारे में लोग और अवेयर होकर वृक्षों को लगाने का या और तरीके अपनाने का प्रयास करेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ सबसे वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने देखा कि कोरोना महामारी में हम लोगों ने अभी बहुत छोटा उदाहरण है, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल है। पूरे पूरे देशवासी ने, पूरे विश्व के जितने वासी हैं, सारे लोगों ने देखा। देखिए, प्रदूषण जब जब हमारे इस सिस्टम में मनुष्यों का जब हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो समस्याएँ आएँगी। अभी पिछली बार के लॉकडाउन में मैं बहुत छोटा-सा ज़िक्र करूँगा, फिर हम आपके क्वेश्चन पे ही हैं, जी, वो जी, सेम जी। चीज़ हम डिस्कस कर बिल्कुल। रहे हैं। तो हुँ। अभी पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ धर्मेंद्र जी, तो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से तमाम से जगह पे ये वायरल हुआ कि जब लोग अपने घरों में थे, तो नदियाँ साफ मिली, वातावरण शुद्धता आई, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगा लोगों को, महसूस कर रहे थे। बहुत से ऐसे पशु-पक्षी भी बाहर निकल के आए जिन्होंने बहुत लोगों ने देखा भी नहीं था कि ये कभी ऐसे मिलते थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक बार लोगों के पाँव जब थमे, जब मनुष्यों के पाँव जब थम गए, तो आप देखिए कि कितनी शुद्धता वहाँ वातावरण में आ गई थी। और वही लिमिटेड हमारे पास पेड़ थे वही। आज हमारी आबादी धीरे-धीरे जिस तरीके से बढ़ती जा रही, उसका हम लोग 10वां हिस्सा भी अपना इनिशिएट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे पेड़ लगाने की बात अभी हम लोग कर रहे थे, आप इसी तरीके से कोरोना की बात करेंगे, महामारी में जो लोग ऑक्सीजन को जो जूझ रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। पिछली बार वाली चीज़ों को, मापदंड को ध्यान में रखते हुए, इस बार भी वो अपने आस-पास के इलाकों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीपल, नीम, हमारे बाप-दादा हमारे जितने पूर्वज हुआ करते थे, वो लोगों ने हम लोगों के लिए, हम लोगों को बेहतर ऑक्सीजन मिले, उन्होंने पेड़ लगा कर के हम लोगों को, उन्होंने अपनी चीज़ों को एक तरीके से ब्लेस किया हम लोगों को। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम आने वाले अपने बच्चों के लिए या जो भी आ रहे हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं? हम एक बार पेड़ लगा करके सिर्फ हम फोटो खिंचा करके हम अपनी फॉर्मेलिटी तो कर लेते हैं, लेकिन शायद अपने आप को माफ नहीं कर पाते कि हम प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये कि अगर 15% भी, 20% भी अगर लोग इससे जागरूक हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके अगल बगल के एरिया में कहीं भी अगर खाली मैदान है, आप पड़ोसी से बात कर लीजिए, अगर उनकी जमीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास जमीन नहीं है, कोई समस्या, लेकिन आपके इरादे तो नेक है, आपके भाव तो पक्के हैं। आप अगर एक नीम का पेड़ किसी दूसरे के परिसर में लगाएंगे, तो उससे सिर्फ उनको ही नहीं फायदा होगा, आसपास के लोगों को भी फायदा होगा। तो नीम की पत्तियों से भी बहुत से उपयोगिता है, उसका भी हम बहुत फायदा ले सकते हैं, हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। तमाम से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, पड़ोसी यूज कर रहे हैं, उससे जो CO2 है वो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स है। आज ऑक्सीजन की जो महामारी है वही इसी सब वजह से कि हम लोगों ने पेड़ काटे, लगाए नहीं। और शायद यही कारण है कि इस वजह से ये जो समस्या आई है, चुनौती का जो सामना हम लोग कर रहे हैं, वो इसी तरीके से हम लोग चैलेंज यानी आगे भी प्रकृति के सामना साथ करेंगे हम अगर लोगों ने चेतेंगे नहीं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ बंद करना चाहिए। नहीं तो तमाम ऐसी बिल्कुल, समस्याएँ प्रकृति अपने आप जितना देती है उतना ले भी लेती है, ऐसा कहा भी जाता है। बिल्कुल, क्या एक बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा आज के समय में एक बड़ा मुद्दा ये भी है पॉपुलेशन टू पॉल्यूशन माफ़ी माफ़ी चाहूँगा पॉपुलेशन टू पॉल्यूशन क्या लगता है कि जनसंख्या वृद्धि पॉल्यूशन वृद्धि में भी सहायक होता है? ये भी एक कारक हो सकता बिल्कुल, है? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा कारक है। जिस तरीके से जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, मैं आपको एक डाटा शेयर करूँगा कि मतलब आप ऐसे समझिए कि एक मतलब 100 ईयर्स में एक मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बढ़ रही है। और इससे क्या तापमान बढ़ जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी जो तापमान है, हमारा जो वायुमंडल है, धीरे-धीरे उसकी जो तपन है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप समझ लीजिए कि ये तपन इस तरीके की होती है कि अगर जब बहुत ज़्यादा तपन होने लगती है, तो वहाँ पर जो विकृतियाँ आती है, जैसे 100 लाख टन, लगभग 100 लाख टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जब एक ज्वालामुखी जब फटती है तो CO2 जनरेट होती है। अब आप सोच लीजिए जब वो 1 लाख टन अगर वहाँ पर CO2 जनरेट होती है, तो वो कहाँ वायुमंडल में विद्यमान रहेगी, हमको कैसे मिलेगी? तो जब प्रकृति विघटन होगा, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा हम इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन ज़रूरी है कि उसको धीरे-धीरे कम करना चाहिए। अगर पॉपुलेशन नहीं कम हो रही, तो हम उसकी संख्या को कम से कम 10 टाइम्स
20 टाइम्स हम पेड़ लगाएं ताकि उस CO2 का हम एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। जी हाँ, बहुत उचित जानकारी आपने दी, बहुत सही जानकारी दी। तमाम दर्शक आज इस विशेष परिचर्चा के इस अवसर पर जो देख रहे हैं, लोग पूछने से ज्यादा आपको सुनने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, क्योंकि तमाम जानकारियां लोगों को मिलती हैं, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के किस तरह से हमें उपाय करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन सटीक जानकारी इस संवाद के माध्यम से आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिल रही है। एक सवाल भी आपके प्रति लोगों ने आभार प्रकट किया है, जिसमें एक अखिलेश जी ने लिखा है, पर्यावरण की बहुत उपयोगी जानकारी के साथ साथ उसके संरक्षण का प्रयास करने का सराहनीय सुझाव आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। सत्येंद्र निर्मला जी ने, विवेक मिश्रा जी ने, शाइस्ता परवीन जी ने और अमृता जी ने और तमाम ऐसे दर्शक हैं जो आपको धन्यवाद दे रहे हैं, कोटिशा धन्यवाद दे रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण में बहुत बहुत और धन्यवाद। पर्यावरण के मूल संरक्षण में और उसके साथ साथ आपने जिन जिन कार्यों के माध्यम से जो आपने बताया कि लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं, ये निरंतर अपनी प्रक्रिया जारी रखें। मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे टिप्स आप बताएं, कुछ ऐसे जानकारी आप उपलब्ध कराएं जिसको रोजमर्रा में, छोटे छोटे अपने रोजमर्रा जीवन में लोग अपनाकर अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी जानकारी है जो टिप्स के माध्यम से हम एक कर तो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो सबसे पहले जैसे लोग अपने घरों में बहुत से प्लास्टिक्स का प्रोडक्ट्स मंगाते हैं आजकल अमेजोन से, तमाम से, मेरे घर में भी आता है, मैं तो उसको कलेक्ट करता हूँ। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया है कि ई वेस्ट के लिए बारे में और प्लास्टिक वेस्ट के बारे में और बाकी पेड़ के बारे में, इन 3 चीज़ों का भी अगर हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से अगर हमने उसका अगर पालन कर लिया, तो हम वाक़ई में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और प्रकृति के प्रति जो हमारा जो एक दायित्व है, उसका अगर हम निर्वहन करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो भविष्य के में जो बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक हम उनको प्रेरणा देने का काम करेंगे। आप अपने घरों से जो निकलने वाले प्लास्टिक से तमाम से क्या नाम है हमारे कॉल सेंटर्स के जो नंबर्स हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं या नगर निगम में भी। अभी जैसे सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा का भी तमाम से नगर निगम की गाड़ियाँ भी जा रही हैं। नगर निगम का भी बहुत अच्छा बड़ा लाभदायक अप्रोच भी रहा है। तो अभी वो है, आप जन-जन तक लोग पहुँच रहे हैं, तो आप अपने घरों से सीधा-सा बात है, आप हर व्यक्ति अपने घर में तमाम से ऐसे जो वेस्ट जनरेट होते हैं, जैसे दरबे जी जो किचन के जो वेस्ट होते हैं, सब्जियां हैं तमाम से जो काटने के बाद जो बच जाते हैं, उसको इकट्ठा कर ले और उसका कंपोस्ट बनाएं और अपनी बागवानी में खर्च करें। सबसे बेहतरीन हम्म, उपाय तो एक ये हम्म, हो गया, ठीक है। हम्म, और जैसे चाय की पत्ती हो गई, चाय की पत्ती को जनरली हम लोग ड्रेन में फेंक देते हैं, वो चाय की पत्ती वो हमारी खाद का काम करती है, ठीक है ना। तो उसको वहां पे कुछ जैसे काऊ डंग मिला लिया और हमने क्या नाम है चाय की पत्ती मिला ली, सब्जी मिला लिया, तो वो एक 30 to 45 डेज की एक साइकिल होती है जिससे कंपोस्ट वो बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा, आपके घर में कहीं कोने एक जगह होगी, एक बकेट ले लिया और आपने उसमें डालना शुरू कर दिया। बस उसको चलाते हुए एक मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना चाहिए और वो आप उसको बार बार चलाते रहेंगे तो 30 डेज में वो कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप अपनी बागवानी में डाल दीजिए, जो उसको पोषक तत्व जो चाहिए होते, वो आपके जितने भी पेड़ पौधे अगर आपने छत पे लगा रखे तो वो आप उस कंपोस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है प्लास्टिक की, जितने भी प्लास्टिक्स की चीजें आप उसको बंडल बना लीजिए, या तमाम से आजकल के पेप्सी की बॉटल्स हैं, तो आप उसको एक तरीके से छोटे छोटे जो रैपर्स हैं उसको उठा करके प्लास्टिक ब्रिक्स जो है आप उसको बना सकते हैं। वो प्लास्टिक ब्रिक्स आप कभी बेंच बना सकते हैं, अगर आपके बालकनी में एरिया है तो आप उसको उस प्लास्टिक ब्रिक्स से आप चाहे तो आप मतलब इनोवेटिव आइडियाज है, आप तमाम से ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ जैसे गाड़ियों का काम होता है तो टायर है, तो टायर को भी आप गमले का रूप दे सकते हैं पेंट करा करके। तो तमाम से ऐसी जो रीयूज हो सकती है, आप चीजों को उसको आपने बढ़ावा, आप आजकल जी ये ट्रेंड में भी, हाँ, आपने ट्रेंड है, आपके रीयूजिंग घर का से निकल कंसेप्ट रहे आप आपने उसको दिया। फेंके, हाँ बिल्कुल, आप उसको फेंकिए मत। हर चीज की वैल्यू है, लोगों ने ये समझना बंद कर दिया। पहले हमारे यहाँ जो बर्तन यूज हुआ करते थे वो हमेशा चलते चले आते थे, रीयूज होते थे, लेकिन हम लोग प्लास्टिक में जब आने लगे तो उसको उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिए। तो एक समय ऐसा ना है कि हम प्रकृति में इतना ज्यादा हमने प्रदूषण कर दिया, कल हम ही हमारे लिए रहने लायक कोई ऐसी सेफ जगह नहीं बचेगी। तो ये कारण हो गया। उसके बाद पेड़ लगाए, जितना ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो उनको ई वेस्ट से निकलने वाले जो रेडिएशंस है उससे अपने आप को बचाव का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। तो ये 3 चीज है, उसको ध्यान में रखें। कंपोस्ट बनाएं,
आप प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करें, नहीं आप हमारे जो भी कॉल सेंटर्स जो नंबर्स हैं, हम अगर उसको इशू कर देंगे आपके माध्यम से, आप चाहे तो आप अच्छे फाउंडेशन या जो भी सामाजिक तमाम से ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, संगठन मैं है जो चाहूंगा लोग कि हमें अपने प्लास्टिक को दे रहे हैं। जी आप उन्हें इस चैनल के माध्यम से, इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सूचित करें कि किस तरह से आपसे वो संपर्क कर सकते हैं, आपके कॉल सेंटर का क्या नंबर है। अब देखिए जैसे हमारा 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 कॉल सेंटर, जी मैं कॉल सेंटर का नंबर बता दे रहा हूँ, 2 बार रिपीट भी कर देता हूँ। जी 8577052222। फिर से मैं एक बार फिर रिपीट से कर रहा रिपीट हूँ। करें। जी जी 8857705222। ये कॉल सेंटर, ये जब भी आप किसी को फोन करेंगे तो मेरी गाड़ियां शहर में चलती रहती हैं, और मैं आपके यहाँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एकदम ये एक तरीके से आपका पार्टिसिपेशन है। मैं आपका पहले से ही आपको मैं आभार व्यक्त करूंगा अगर आप इस मुहिम में आप शामिल होते हैं। आप अपने घरों से निकलने वाले जो भी प्लास्टिक वेस्ट है आप हमें दीजिए। हमारा रिसाइकलिंग प्लांट है, हम उसको रिसाइकिल करके, जरूरत पड़ेगी आप अगर आपके यहाँ अधिकता ज्यादा होगी तो मैं आपको एक गिफ्ट के तौर पे हम आपको उसका फ्लावर पॉट भी हम देने का काम करेंगे। जो मैं और कई जगह पे हमने इस तरीके का कार्य किया है, लोगों ने काफी सराहा है। तो ये हम आपको एक हमारी तरफ से एक गिफ्ट देंगे। अति सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। लोगों को प्रेरित करने के लिए आप तरह तरह के ऐसे तमाम उन्हें गिफ्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे वो प्रेरित हो सके। जाहिर सी बात है, आप जैसे लोगों से पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, आप जैसे जागरूक लोगों से पर्यावरण संरक्षित भी रह सकता है। दर्शकों, जहां तक आपने बताया कि अगर आप रिसाइकिल प्लांट नहीं तो आप रिसाइकिल माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रीयूज माइंड का इस्तेमाल करें। रिसाइकिल प्लांट, जैसा इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर बताया, उसके लिए आप अपने घरेलू चीजों को कहीं फेंके नहीं, इन्हें कॉल करें। ये निःशुल्क सुविधाएं दे रहे हैं, इवन आपको गिफ्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक सवाल यहाँ पर एक और आ चुका है, अमृता जी ने उन्हें पूछा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ एनवायरमेंट दिस टाइम। बहुत बिगेस्ट, सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा, सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं ये सबसे बड़ा है, आप क्या कहते हैं उस पर? तो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा तो अभी ये ई वेस्ट का आने वाला है धर्मेंद्र। क्योंकि ई जिस वेस्ट की। तरीके से हम लोग, हाँ जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं गैजेट्स को, बहुत ज्यादा हम लोग इसकी अधिकता होने लगी है। आजकल तो लोगों ने, पहले तो एक एक मोबाइल लेते, तब लोग लाइफ स्टाइल के लिए दो दो तीन तीन मोबाइल, तमाम से गैजेट्स, हेडफोन, ईयरफोन्स तमाम से यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फेंक दे रहे हैं क्योंकि अभी भी लोगों के माइंड में ये अवेयरनेस नहीं है कि हम इसका क्या करेंगे। तो हम्म। उसका कारण क्या है कि अगर यहाँ पे रिसाइकलिंग यूनिट भी हम लोग अभी ई वेस्ट का भी हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग ई वेस्ट का भी रिसाइकलिंग प्लांट हम लोग विद इन 2 और 3 मंथ्स में हम लोग स्टैब्लिश कर लेंगे। तो उससे क्या कि हमारे, हम इधर उधर ना फेंके, हम तमाम से जो रेडिएशन जो निकल रहे हैं, जिससे तमाम से जिसके डायोक्सिन गैसेस के माध्यम से हमें बहुत से कैंसर, हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, तमाम से ऐसे जो साइकोलॉजिकल थ्रेट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे बिगेस्ट चैलेंज अभी आने वाला, अभी तो आपने कोरोना का देखा है, 15-20 साल बाद मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपको सबसे बड़ा थ्रेट इसी ई वेस्ट के कारण आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल अगर बिल्कुल प्रॉपरली इसको रिसाइकिल न किया गया तो। बिल्कुल। पर्यावरण के संरक्षण में अगर किसी भी तरह की कोताही बरतने को देखने को मिली तो आज कोरोना, कल क्या क्या रोना हो सकता है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। बहुत तो आज हमें सचेत होने की जरूरत है, आज हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण करने की जरूरत है। आपके तमाम सुझावों से हमारे दर्शक पूनम शुक्ला जी, मुशीर अहमद जी एंड सलमान जी, ये तमाम आपकी बातों से सहमत हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने एक विशेष जानकारी दी। खास तौर पे इस संवाद के कार्यक्रम से जहां तक कि इसकी सार्थकता है कि आपने घरेलू टिप्स अपने बताएं कि कैसे आप अपने घर से उसको रीयूज करने का कंसेप्ट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को अपना के आप अपने प्लास्टिक की चीजों को रीयूज करें, उन्हें फेंके नहीं। बहुत सारी चीजें, जानकारी आपने उपलब्ध कराई। मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 1 घंटे का सेशन हमारा करीब करीब किस तरह बीत गया पता नहीं चला। आप कुछ कहना चाहते हैं सचिन जी? मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने पीछे देखिए आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। जी तो ये मैं नोटिस कराना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि मैं खुद बहुत प्रिकॉशन रखता हूँ। जैसा कि हमारा एलसीडी है और यहाँ से जो भी एक तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो हम किस तरीके से कोशिश करते, कुछ नहीं से कुछ सही,
कम से कम क्या वो हम उस विशेष व्यवस्था कोई को हम ऐसा लागू पौधा, करें। कोई ऐसा विशेष पौधा तो नहीं है, क्या नॉर्मल कोई पौधा है? नहीं, ये बैम्बू ट्री है, एक तरीके अच्छा। से बैम्बू ट्री है ये। जी, हम्म। ये उससे बैम्बू ऑक्सीजन ट्री है की, जिससे, हाँ बिल्कुल। आप ये बताना चाहते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसके बगल में आप अपने कुछ पर्यावरण से संबंधित छोटे इन हाउस ट्रीज हुए, प्लांट्स हैं, उनको इस्तेमाल करिए। तो आप बैलेंसिंग का बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने दिया है। और बिल्कुल इस वजह से इस तरीके से आपने एक जानकारी देने की कोशिश की कि अपने आप को और अपने पर्यावरण संरक्षण भी कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी लाभ ले सकते हैं। कोई और जानकारी जिसे बिल्कुल। आप शेयर करना चाहते हैं? बस मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक अपील के तौर पे। जी। बहुत, हाँ, एक अपील मैं सारे अपने देशवासियों से और इस चैनल और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहां भी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन का आनंद लीजिए। लेकिन जीवन के आनंद के साथ साथ हमको अपने भविष्य के बारे में ये जरूर सोचना होगा और ये तय करना होगा कि हम अपने पर्यावरण को या हम अपने आसपास के इलाकों को, पर्यावरण एक तरीके से हमारे घर में भी बहुत माहौल करता है। आप देखिए कि जब आप कभी बहुत तनाव में जब घर में आते हैं तो तमाम से लोग आपसे पूछना शुरू करते हैं स्वाभाविक तौर से कि क्या बात है, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके बच्चे हो, डैडी क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्योंकि आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो मैप है वो कहीं बिगड़ी रहती है या कहीं आप टेंस रहते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से वो बच्चे आपका या आपके परिवार वाले जब घर पे जब आप एंट्री करते हैं तो इस तरीके से जब आप केयर करते हैं, तो इसी तरीके से जब हम सारी चीजों का, सारी वस्तुओं का जब हम उपभोग करते हैं, तो उसी तरीके से हमें बाहर के लोगों को भी ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे एक गंदगी के कारण हम कितने लोगों को हम वहां पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हम गंदगी ना करें। हमने बिस्किट तो खाई, वो गया तो मेरे पेट में, लेकिन अगर उसका रैपर्स हम किसी पड़ोसी के छत पे या कहीं बाहर फेंक दिया तो वो उचित नहीं है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हम अगर किसी भी चीज का उपभोग करते तो उसके बारे में एक बार मन में चेते जरूर कि हम उसको, मैं क्या क्या मैं इसका दुरुपयोग कर रहा हूँ या मैं इसको किस सही जगह पर, मैं डस्टबिन लगा है तो डस्टबिन में डालना बहुत उपयोगी है, वहाँ बहुत जरूरी है कि वहाँ आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अलग अलग जगह के डस्टबिन से बहुत लोग आजकल क्या करते हैं कि कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं तो कहीं भी फेंक देते हैं, तो उनको इतना एफर्ट नहीं रहता कि वहां पे आज जो लोग ऑक्सीजन के पीछे इतना परेशान है, शायद उससे एक सबक वो लेने का कार्य करें। तो बस वही, ये मेरी सारी लोगों से अपील है। आप लोग अपने जिंदगी में जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, बहुत खुशियां बटोरते हैं, तमाम सी चीजें करते हैं, उसी तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप गंभीर हो जाइए। अगर आप गंभीर नहीं होंगे तो वाकई में ये प्रकृति भी उसी तरीके से अपना रौद्र रूप धारण करेगी, फिर कोई किसी को सिस्टम में बचा नहीं पाएगा। जी हाँ, बेहतर अपील आपने किया और दर्शक हमारी उम्मीद है कि आपकी इस अपील को भी मानेंगे भी। जवाबदेही तय है। दर्शक को मैं बताना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण में हमारी जवाबदेही तय है, क्योंकि समाज हमारा है, परिवार हमारा है, तो देश हमारा है, तो विश्व भी हमारा है। वसुधैव कुटुंबकम की अगर ये भावना रखनी है तो पर्यावरण को संरक्षित करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। धन्यवाद आपका सचिन मिश्रा जी। आपने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इतनी तमाम जानकारियां दी संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से। संवाद आज सार्थक हुआ। आपके इस एनवायरमेंट डे के विशेष प्रोग्राम में आपने उपस्थिति अपनी दर्ज की, इसलिए तहे दिल से आभार। और हमारे दर्शक, जाहिर सी बात है, आपकी इस तमाम नुस्खे, जानकारी, समस्याएं और उसके निराकरण का जो आपने ज्ञान दिया है, जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति के बहुत लिए। बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों, हम संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रूबरू कराते हैं अपने एक्सपर्ट के द्वारा तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम ऐसे उपाय, तमाम ऐसी विलक्षणियां जहां आपको लगता है कि ये समस्याएं आपके बीच घिरी हुई है, हमारे एक्सपर्ट आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। तो निश्चय ही हमारे कार्यक्रम संवाद अपनी गति को प्रदान कर रहा है। अगले कार्यक्रम में हम उपस्थित होंगे अपने नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको एएमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जिससे यह कारवां निरंतर बढ़ता रहे। और आगे के संवाद कार्यक्रम के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।